अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अभी सर ने हम लोगों को ये सारा पढ़ाया कि हम लोग एआई की एपीआईज कैसे इन्वोक करेंगे, एपीआईज क्या है, एपीआई की डिटेल में हम लोग। अच्छा, अब जितना भी हम लोगों ने एपीआई के बारे में पढ़ा वो पढ़ा बिल्ट इन एपीआई, जिसमें सर ने stripe की एग्जांपल दी कि उन्होंने अपना एसडीके बनाया हुआ है, डिफरेंट एग्जांपल, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट तरह से एग्जांपल दी, डिफरेंट साइज ऑफ कंपनीज की दी कि कुछ कंपनीज हैं जो एसडीके बनाती हैं, कुछ कंपनीज हैं जो वेबसाइट बनाती हैं, कुछ हैं जो सिर्फ आपको पोस्टमैन की कलेक्शन प्रोवाइड कर देती हैं और आपको उसी लिहाज से आगे मूव करना होगा। अब इतना एपीआई का चीज़ों को देखे हमें ये तो पता चल गया कि ओके, एपीआई क्यों ज़रूरी है, एपीआई बनाना क्यों ज़रूरी है, एपीआई कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, एपीआई के थ्रू हम पूरा अपना एक बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक पूरा जो है वो समझ ली। अब अगर हम अपनी एपीआईज बनाना चाहें, अपनी एपीआईज बनाना चाह रहे हैं, अपनी सर्वर एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जो सिक्योर्ड हो। अच्छा, सर्वर एप्लीकेशन, जो लोग नेक्स्ट जेएस वाले हैं उनको तो आइडिया है कि क्लाइंट और सर्वर में क्या डिफरेंस है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया है। लेकिन जो पाइथन बैकग्राउंड वाले बैठे हैं उन्हें नहीं पता कि क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, उनकी कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन सीधा सीधा चीज़ें आपको बता देता हूँ। जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त दो तरह की, दो पोर्शन में कोई भी वेब एप्लीकेशन या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग डिवाइड करते हैं। एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड, जिसे हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड भी बोलते हैं। अब दो एप्लीकेशंस बनाने की या दो पोर्शन में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जितना भी हम लोग क्लाइंट साइड पे बात करते हैं वो सारा का सारा कोड क्लाइंट साइड पर आ जाता है। वो क्लाइंट की मशीन में आके एग्जीक्यूट होता है और उसकी आउटपुट नज़र आ जाती है। जैसे हम लोग पाइथन में कोड करते थे और उसे रन करते थे, जो भी आउटपुट होती थी वो हमें नज़र आ जाती थी। प्रिंट की स्टेटमेंट में हम लोग वो प्रिंट करवाते थे, तो हमारी मशीन में कोड चल रहा था, हमें आउटपुट नज़र आ जाती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग यही काम करने लग जाएं, सारी की सारी एप्लीकेशन को क्लाइंट साइड बनाने लग जाएं, इसका मतलब है कि जितना भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्लाइंट की मशीन में एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोग फेसबुक के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करते वक्त उनके पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स का डाटा है, वो हमारा ईमेल पासवर्ड उन सब के साथ मैच करके देखते हैं, जिसके साथ मैच हो जाता है वहाँ पर हमारी आईडी को लॉगिन कर देते हैं। अगर नहीं मैच होता तो फिर हमें एरर भी थ्रो कर देते हैं। तो अगर यही वाला काम हमारे कंप्यूटर में होने लग जाए तो इसका मतलब है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स की जो ईमेल पासवर्ड है वो हमारे सिस्टम पर आएंगे, लोड होंगे, और हमारे सिस्टम में वो लूप चलेगी, हमारे सिस्टम में वो कंडीशंस चलेंगी जहाँ पर वो मैच हो। जब मेरा ईमेल पासवर्ड आप लोगों के सिस्टम में चला गया, आपके वाला मेरे सिस्टम में आ गया, तो जितने भी लोग डेवलपर हैं या जिन्हें इन चीज़ों का आइडिया, वो इजीली क्रैक कर लेंगे। जब चीज़ों को क्रैक कर लेंगे तो आगे जाना बड़ा आसान है। तो इसलिए एक डिवाइड किया गया, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने का सोचा गया कि हम सर्वर बनाते हैं, ऐसी एप्लीकेशन जो क्लाइंट साइड से दूर होगी, जिसके ऊपर ये सारी की सारी लॉजिक्स परफॉर्म हो रही, ताकि सिक्योरिटी इंक्रीज की जा सके। बैंकिंग की एप्लीकेशन है, अगर बैंक का सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा, मैं अपना ये जो बैंक ऐप है उसको यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ अपना, और वो मेरे मोबाइल में या मेरे लैपटॉप में ला के पूरे बैंक का डाटा ला के वहाँ पे मैच कर रहे हैं, और मैं बैंक की वो जेसन फाइल उठा लेता हूँ और किसी के भी बैंक अकाउंट में जाकर ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दूँ। तो अब इन सिक्योरिटी प्रॉब्लम से बचने के लिए सर्वर एप्लीकेशंस बनाने शुरू हुई है, सर्वर बनाने शुरू किए गए कि हम एक ऐसी मशीन लेंगे जो यूज़र के पास जिसकी एक्सेस नहीं होगी, जिसके पास रिक्वेस्ट आएगी यूज़र से। अब ये यूज़र
यूज़र क्या यूज़ कर रहा है, अपना फ़ोन, लैपटॉप या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, टैबलेट हो गया, पीसी हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़र की होगी। यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग हो। कि अगर किसी डेटाबेस में डाटा सेव है तो फिर बैकएंड से आगे डेटाबेस में क्वेरी जाएगी, और वो डाटा लेके आएंगे, यहाँ पर मैच करेंगे, जो भी कंडीशन अप्लाई करनी है वो करने के बाद यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आएगा। उस रिस्पॉन्स के अंदर लिमिटेड डाटा हो। वो रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे एपीआई का कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है ना, जैसे सर नवीद ने भी हमें पोस्टमैन में करके दिखाई, तो उसका एक रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टेटस ओके आ रहा है, स्टेटस कोड 200 आ रहा है, इस तरह का एक फिक्स रिस्पॉन्स आएगा। डाटा उतना ही आएगा जितना रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें मोबाइल एप्लीकेशन के, बैंकिंग के मोबाइल एप्लीकेशन की, तो अगर किसी ने यूज़ किया तो उसे आइडिया होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन पे सारा डाटा शो हो जाता है, लेकिन जब हम बैलेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो पहले मुझे एक दफ़ा वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, शो बैलेंस, फिर वो थोड़ी देर प्रोसेसिंग करता है और फिर मुझे मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस शो होता है। वो क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस में स्टोर होता है किसी, और हमारे फ़ोन से पहले सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर पहले चेक करता है कि क्या ये यूज़र लॉगिन है, इसने अपने सही क्रेडेंशियल दिए हुए हैं, उसके बाद डेटाबेस में क्वेरी जाती है, डेटाबेस से रिस्पॉन्स आता है, और फिर वो हमारे फ़ोन को वापस सेंड होती है। फिर हम अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे देख सकते हैं कि क्या हमारा बैंक का बैलेंस है। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं। तो एक तो हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सर्वर एप्लीकेशन बनानी थी। सर्वर और डेटाबेस दोनों डिफरेंट होते हैं। नहीं नहीं, बेसिकली ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसे हम लोग बैकएंड बोलते हैं। जो डाटा स्टोर हो रहा है वो किसी डेटाबेस में स्टोर हो। अच्छा, डेटाबेस भी उसी सर्वर के ऊपर हो, मतलब ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक बैकएंड है, ये किसी एक सर्वर मशीन के ऊपर होगी, और डाटा किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होगा। लेकिन मैं किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को सर्वर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी। डाटा गेट करना, डाटा मैच करना, फिर उसके बाद इसी जगह पर आके प्रोसेसिंग होगी कि अगर इस बंदे ने पेमेंट कर दी है तो वो पेमेंट हुई भी है या नहीं, कैंसिल तो नहीं हो गई। जो स्ट्राइप की इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे वो अपने बैकएंड में करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम जीपीटी की कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो सारी की सारी हम अपने बैकएंड पे करेंगे, वो डेटाबेस में नहीं करेंगे। और टोटल अगर हम लोग बात करें तो हम इस पूरे को भी सर्वर बोल देते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो हम इस पूरे को सर्वर ही बोलते हैं। लेकिन बेसिकली सर्वर एक ऐसी मशीन होती है, सर्वर मशीन जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग हो रही है। वो सर्वर मशीन अब बहुत बड़ी होती है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ जीबी रैम होती है, लाइक मिलियंस ऑफ जीबी की हार्ड लगी होती है। अब उसमें ऐसा क्यों होता है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ा, चीज़ें डिस्कस की लास्ट क्वार्टर में या पहले क्वार्टर में, कि वेरिएबल बनता है वो रैम में जगह रिजर्व कर लेता है। हर एप्लीकेशन में जितने भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वो रैम में जाके जगह रिजर्व करते हैं। फिर इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो वो कोई कंप्यूट यूज़ कर रही है, फॉर लूप कोई कंप्यूट यूज़ कर रही है, हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मेरे ख्याल 4 GB रैम होनी चाहिए आपके पास। और अगर 100 बंदे में ऐसे लाइन में खड़े कर दूं जिन्होंने फोटोशॉप यूज़ करना है,
तो मुझे इनके टोटल कितनी रैम चाहिए? मिनिमम 400 GB, मैक्सिमम तो जितनी मर्जी कर लें, मिनिमम 400 GB रैम चाहिए। इसका मतलब है कि अगर एक बंदा, मैं अपने लैपटॉप पे फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 4 GB रैम चाहिए, लेकिन मैं अगर किसी सर्वर के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उस सर्वर के ऊपर 4 GB रैम चाहिए। 4 GB रैम तो चाहिए चाहिए फोटोशॉप यूज़ करने के लिए। अगर अपने लैपटॉप पे है तो मेरे लैपटॉप की, अगर सर्वर पे है तो सर्वर की। 100 बंदा यूज़ कर रहा है तो 100 बंदे को 4 4 GB रैम चाहिए, या अपने लैपटॉप पे या सर्वर पे। अब अगर अपने लैपटॉप पे चाहिए तो 100 लैपटॉप हमें रिक्वायर्ड है जिन पे 4 4 4 4 GB रैम है। और अगर सर्वर की बात करें तो हमें सर्वर एक ही चाहिए जिसके ऊपर 400 GB रैम। इसी तरह उसकी हार्ड डिस्क उतनी रिक्वायर्ड है। अब अगर हम लोगों को जीपीटी मॉडल रन करना या लामा मॉडल रन करना, तो हम अपनी लोकल मशीन में रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रैम रिक्वायर करता है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर करता है। अब जीपीटी का मॉडल लाइक हंड्रेड्स ऑफ जीबी का मॉडल, तो वो हम लोकल मशीन पे या रन नहीं कर सकते। वो रन करने के लिए हमें एक सर्वर मशीन चाहिए, ताकि अगर मिलियन यूज़र उसे यूज़ कर रहे हैं तो जितनी रैम उसे रिक्वायर्ड है एक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, उसके अंदर उतनी रैम लगी हुई हो। बड़े बड़े जो डाटा सेंटर्स बनते हैं तो इस तरह के सर्वर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। ऐसे जिनके अंदर इसी तरह के सिस्टम पड़े। अब ये क्या है? ये सारे के सारे हार्ड डिस्क, रैम और इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक पूरा का पूरा सर्वर बनता है, जिसके ऊपर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है या डिफरेंट कंप्यूटेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, लॉजिक लग रही है कि क्या यूज़र लॉगिन है या नहीं है, या उसके बाद लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रही है, यूज़र ने अपडेट करना है पासवर्ड, यूज़र ने कोई नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, पुरानी प्रोडक्ट अपडेट करनी है, वो सारी की सारी लॉजिक्स यहाँ पर लगती है। तो कुछ इस तरह से हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की, क्योंकि टाइम थोड़ा है। जैसे जैसे हम लोग आगे अपने क्वार्टर में मूव करेंगे तो डिटेल से सर्वर क्या है, क्लाइंट साइड क्या है, इन्हें मज़ीद डिस्कस करते जाएंगे। अब इस सर्वर के ऊपर मुझे कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए जो डेटाबेस को क्वेरी करे। क्योंकि अगर मैं मतलब लाइक 1000 GB की एक कंप्यूटर बनवाता हूँ, इसमें 1000 GB रैम है, 1 लाख GB हार्ड लगी है और डिफरेंट चीज़ें लगी हैं, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर चला नहीं रहा मैं, तो इसका मतलब है कि वो बड़ी बड़ी ज़ाया हो रही है। चाहे मैं जितनी मर्जी ले आऊँ और उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं चला रहा तो कुछ भी नहीं, कोई यूज़ नहीं उस मशीन का। तो मुझे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रन करना, तो उस सॉफ्टवेयर को हम सर्वर में रन करेंगे, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म कंप्लीटली सर्वर एप्लीकेशन या शॉर्ट फॉर्म में सर्वर भी बोल देते हैं, सर्वर एप्स। अब सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए ना, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट एंड और बैक एंड की लैंग्वेज सेम हो। यानी कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिस फ्रेमवर्क में हमने यूज़र के फ़ोन के लिए, यूज़र के लैपटॉप के लिए या यूज़र के टैब के लिए एप्लीकेशन बनाई है, उसी लैंग्वेज, उसी फ्रेमवर्क में हम लोग बैकएंड भी बनाए। क्योंकि दोनों अलग अलग मशीन्स पे दोनों अलग अलग तरीके से रन हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं। अब बैकएंड की एप्लीकेशन बनाने के लिए
बहुत से टूल्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जी, जो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के साथ आ रहा है। फिर पाइथन आती है, तो पाइथन का आगे जेंगो, फ्लास्क एंड फास्ट एपीआई। इसी तरह सी शार्प, जावा का स्प्रिंग बूट भी कहीं कहीं, स्प्रिंग बूट है कि कौन सा है, जावा भी कहीं कहीं यूज़ हो रही है बैकएंड डेवलपमेंट में, और पीएचपी यूज़ हो रही है बैकएंड डेवलपमेंट में। इसके अलावा गो लैंग यूज़ हो रही है, रूबी और नहीं, रूबी और रेल्स भी मेरा ख्याल कहीं कहीं यूज़ हो रही है। मतलब ये मेन लैंग्वेजेज हैं। अब चूंकि हम लोगों ने चूज़ की हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हर तरह का डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट बैकएंड बनते हैं, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने ऐसी एप्लीकेशंस बनानी है जो एआई एजेंट्स चलाएं। तो एआई एजेंट्स के ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करते वक्त, या जब हम लोगों ने स्लाइड्स भी डिस्कस की हैं पिछले वीक, उसमें हम लोगों ने देखा कि पाइथन इस वक्त टॉप पर जा रही है एआई एजेंट्स के लिहाज से। तो हम लोगों ने एक चीज़ तो डिसाइड कर ली कि हम लोग पाइथन के साथ जाएं। जब पाइथन के साथ हम लोगों ने सोच लिया कि भाई हम लोग पाइथन के साथ आगे काम करेंगे, तो पाइथन के आगे 3 फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए, जेंगो, फ्लास्क और फास्ट। उसमें से भी हम लोगों ने चूज़ किया है फास्ट एपीआई। अब फास्ट एपीआई को यूज़ करने का मकसद क्या है कि सर हमने तीनों में से फास्ट एपीआई ही क्यों यूज़ की है। एक मिनट, कंटिन्यू। अच्छा जी, हमने अब फास्ट एपीआई चूज़ कर ली, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लैंग्वेज पाइथन चूज़ की है। लैंग्वेज पाइथन में 3 ऑप्शंस थे, फ्लास्क, जेंगो और फास्ट एपीआई। अच्छा, अब इन तीनों में से सबसे फास्ट जो है वो फास्ट एपीआई है। सबसे इजी भी फास्ट एपीआई, मतलब परफॉर्मेंस की बेस पे भी फास्ट एपीआई इजी फास्ट है। और चूंकि इसका कोड एक तो इजी है एज कम्पेयर टू द अदर्स, और दूसरा ये कि हमें तकरीबन 40% लेस कोड करना पड़ता है। जी जी, सॉरी। अच्छा, फास्ट है एक तो एज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इजी है, और 40% लेस कोड करना पड़ता है एज अपोज टू द अदर टू फ्रेमवर्क्स अवेलेबल इन पाइथन। उसके बाद जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन हमें डायरेक्टली बना के देती है। जब हम लोग कस्टम जीपीटीज पढ़ रहे थे, तो कस्टम जीपीटीज में हम लोगों ने देखा था कि जब हमें कोई एपीआई कनेक्ट करनी है, तो हमें उसको ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस देनी है, जेसन फाइल के, जेसन फॉर्मेट में हम लोग डाटा उसे देते थे। तो ये बाय डिफॉल्ट ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस बना देगा, जो जो भी आप एपीआई बनाते जाओगे उसकी ऑटोमेटिकली ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशंस बनती हैं। हमें खुद से वो बनाने की या उसका सिंटैक्स समझने की, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। और ये डॉक्यूमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली कर देता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा ना कि कुछ लाइब्रेरीज हैं, या कुछ एप्लीकेशन हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपनी पोस्टमैन की कलेक्शन शेयर करती हैं, कुछ है जिन्हें वेबसाइट बनानी पड़ती है, कुछ एप्लीकेशन या ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अपना एसडीके भी बनाना पड़ता है। तो अब बहुत सारी मेहनत से बचने के लिए फास्ट एपीआई ने ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन बनाने का ऑप्शन हमें दे दिया। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे टेक्निकली यूज़ करेंगे, टेक्निकली जैसे जैसे वाइज होते जाएंगे हम लोग देखें।
कि जैसे पहले वेब सर्वर यूज़ होते थे, अब एसिंक्रोनस हो गया है, डिफरेंट चीज़ें। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो जैसे हमें यूवी इंस्टॉल करना, तो जो लोग टाइपस्क्रिप्ट नेक्स्ट.जेएस वाले बैकग्राउंड से आए हैं उनके लिए कि उन्हें सबसे पहले तो पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पाइथन डाउनलोड करेंगे, यहाँ से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा, डबल क्लिक करके कंटिन्यू करते रहेंगे और वो इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे हमें नोड जेएस में एक टूल मिलता था, npm, जिसे हम पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे थे, npm इंस्टॉल इंक्वायरर किया है, या जिस तरह इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करते थे। इसी तरह हमारे पास पाइथन के लिए भी एक पैकेज इंस्टॉलर है पिप के नाम से। बेसिकली पिप का क्या काम है, बहुत सारे जो डेवलपर है ना, सीनियर डेवलपर, वो छोटे छोटे काम का कोड बना के एक लाइब्रेरी के फॉर्मेट में एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, एक लाइब्रेरी बना देते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे कोड किए हों। जैसे ओपन एआई को कॉल करने के लिए अगर हमें उसका एसडीके चाहिए, या उसके कोई, अगर हम अपनी एप्लीकेशन में ओपन एआई को कॉल करना चाह रहे हैं, तो उसको आसान बनाने के लिए उन्होंने कुछ फंक्शंस बनाए जिसके अंदर, यार वो भी एपीआई कॉल ही रहे हैं, लेकिन एट द एंड उन्होंने हमें कुछ फंक्शंस दे दिए कि इन्हें कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी आपकी ओपन एआई। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, जैसे स्ट्राइप का है, ओपन एआई का है, कि हम लोग उनके एस डी के, उनकी लाइब्रेरी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पिप करके टूल है, पिप इंस्टॉल यूवी करेंगे तो ये हमें यूवी इंस्टॉल कर, अक्सर लोगों का जिनका एरर आ रहा था यूवी की इंस्टॉलेशन, वो इससे क्लियर हो जाएगा। अब उन्होंने मुझे कहा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब यूवी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरे सिस्टम में, यूवी हाइफन हाइफन वर्जन। तो उसने मुझे बता दिया कि भाई कौन सा वर्जन इस वक्त इंस्टॉल्ड। अच्छा, अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एआई एजेंट्स और न्यू फोल्डर, जैसे हम लोग क्लास 1 का नेम, ओपन विद कोड। अच्छा, टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल में जाने के बाद यूवी इनिट पैकेज बनाने के लिए, जैसे स्टैंडर्ड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सर बता के गए कि टॉमल की फाइल बन जाएगी, हेलो वर्ल्ड पाइथन की फाइल बन जाएगी, हेलो पाइथन की फाइल बन जाएगी और पाइथन का वर्जन आ जाएगा, और एक रीडमी फाइल बन जाएगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग, अब चूंकि हमें फास्ट एपीआई का कोई सिस्टम करना है या कोई फास्ट एपीआई को यूज़ करना है, तो फास्ट एपीआई इंस्टॉल करनी पड़ेगी, यूवी एड फास्ट एपीआई। अब फास्ट एपीआई इंस्टॉल इस तरह भी की जा सकती है, और स्टैंडर्ड लगा, स्टैंडर्ड यूवी एड फास्ट एपीआई, वो भी स्टेटमेंट ठीक है, यूवी एड फास्ट एपीआई स्क्वेयर ब्रैकेट्स में स्टैंडर्ड, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। जो स्क्वेयर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये स्टैंडर्ड लगाते हैं तो इससे रिलेटेड, फास्ट एपीआई से रिलेटेड जो मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरीज हैं वो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दी जाएंगी। जैसे इसके साथ हमें एक लाइब्रेरी यूवी कॉम की है, फास्ट एपीआई के साथ वो इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी, वो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आगे जाएंगे तो हम लोगों को देखेंगे डाटा की वैलिडेशन के लिए, अगर मेरा डाटा मुझे नंबर टाइप का चाहिए तो नंबर टाइप का ही आया है, इंटीजर का चाहिए इंटीजर का ही आया है, स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग का ही आया है, फ्लोट में चाहिए तो फ्लोट का ही आया है, अगर स्ट्रिंग में मुझे इस स्पेसिफिक लेंथ का चाहिए तो इसी स्पेसिफिक लेंथ का ही आया है।
ये सारी की सारी वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक टूल चाहिए होता है पाइडेंटिक, वो भी आएगा। इसी तरह और बहुत सारे लाइब्रेरीज पैकेजेस एसडीकेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं हमें मैनुअली। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड लगा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए इंस्टॉल कर दे। मैंने बहुत सारे, ये उन्होंने यहाँ पे सारे लिख दिए कि वेब सॉकेट इंस्टॉल करना है, वॉच फाइल है, यूबीकॉन हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, टाइपिंग की एक्सटेंशन है, टाइपर है, फिर उसके बाद ये पाइडेंटिक कोर जिसका हम लोग देख रहे थे, पाइडेंटिक कोर, और फास्ट एपीआई सी एल आई, ईमेल वैलिडेटर, और इसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस हैं। तकरीबन 34 के करीब पैकेजेस उसने इंस्टॉल कर दी। मैंने कमांड चलाई थी सिर्फ और सिर्फ फास्ट एपीआई की, लेकिन चूंकि साथ में स्टैंडर्ड मेंशन था तो इसलिए जो भी पैकेजेस साथ में स्टैंडर्ड वो उसने इंस्टॉल कर दिए। प्रोजेक्ट डॉट टॉमल में जाएं तो उसने वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ कि आपकी फास्ट एपीआई का स्टैंडर्ड वर्जन इंस्टॉल किया गया है, और ये वाला वर्जन फास्ट एपीआई। अब फास्ट एपीआई चलानी है तो फ्रॉम फास्ट एपीआई लाइब्रेरी इंपोर्ट फास्ट एपीआई, और उसके बाद फिर हम इसे कोई एक वेरिएबल का नेम किसी एक वेरिएबल में कॉल करना, ऐप इज इक्वल टू फास्ट फास्ट एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन पर और इंस्टॉलेशन फास्ट। अब बेसिकली फास्ट एपीआई एक फंक्शन, उस फंक्शन को मैंने कॉल किया, उस फंक्शन को कॉल करने से क्या हुआ कि एक सर्वर एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो गई। अब जैसे एक सर्वर एप्लीकेशन इनिशियलाइज हुई है, वो एक फंक्शन कॉल हुआ है, वो फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यूज कुछ ना कुछ चीज़ें रिटर्न कर। अब वो जो वैल्यूज रिटर्न हुई हैं वो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा। जैसे हम लोगों ने रिटर्न की स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो रिटर्न की स्टेटमेंट में ये हम लोगों ने देखा था कि जो भी फंक्शन से रिटर्न होता है वो या हम डायरेक्ट प्रिंट में स्टोर करवा लेंगे, ऐड माइनस कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, तो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा ली। जब भी हम कोई एपीआई बनाते हैं तो एपीआई का ना कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स, कि मतलब एपीआई का काम क्या है कि दो सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करना। तो अब वो कैसे कनेक्ट होंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से डाटा गेट करेगा, उस पर कोई डाटा जाके सेव करेगा तो पोस्ट, अगर कोई पहले डाटा पड़ा है उसे अपडेट करेगा तो पुट, अगर कोई माइनर चेंजेस करेगा डाटा अपडेट करते वक्त तो पैच, अगर कोई डाटा डिलीट करेगा तो डिलीट। इसी तरह आगे आपको एक सर्च का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। मोस्ट यूज्ड हैं गेट, पोस्ट, पुट। पुट की जगह भी हम पैच ज़्यादा यूज़ करते हैं, गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट, कि हमारा सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इन एपीआई के थ्रू कनेक्ट करेगा, या कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हमारा फ्रंट एंड बैक एंड के साथ जब इन एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, तो अब वो किस तरह से कनेक्ट करे, वो फ्रंट एंड वो कुछ डाटा गेट करेगा, डाटा सेंड करेगा या पोस्ट करेगा, डाटा अपडेट करेगा तो उसका मतलब है कि पैच का मेथड होगा, और डिलीट करेगा तो डिलीट। अच्छा, अब इसी बेस के ऊपर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स भी
डिफाइन करते हैं वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इन चारों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ सिंपली कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एपीआई नहीं बनाना चाह रहा, सिंपल एपीआई जो डाटा हमें स्क्रीन पर शो कर। तो मैंने किया @app डॉट गेट @app, जो भी हमने अपने इस वेरिएबल का नेम रखा, @ वो वेरिएबल का नेम जिसे हम डेकोरेटर बोलते हैं, फिर जो भी हमें मेथड कॉल करना है और आगे उसका राउट डिफाइन करना है कि भाई मुझे स्लैश पे चाहिए, मुझे किसी एक स्पेसिफिक राउट पे चाहिए या क्या। एक मिनट, वी रन कॉन हेलो। डिटेल्स नोट फाउंड। हालांकि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ये पूरी की पूरी एपीआई बनी पड़ी है, लेकिन वो कह रहा है डिटेल नॉट फाउंड। वो ये क्यों कह रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मेरी जो एपीआई वो स्लैश चैट पर हो, तो मुझे यहाँ पर जो भी मेरा यूआरएल बनता है उसके बाद स्लैश चैट लिखना पड़ता है। एक मिनट में दोबारा भी हम इस पे आएंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। बेसिकली राउटिंग के पीछे पूरी थ्योरी है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उसकी डीप डाइव मूव करेंगे। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ ये वाला हमारे सिस्टम पे राउट लिखा नज़र आ रहा है, 1270। मैं इसे जब भी हमारी एप्लीकेशन बनती है, फ्रंट एंड ने बैक एंड के साथ कम्युनिकेट करना है, तो अब फ्रंट एंड वाली मशीन को नहीं पता कि बैक एंड वाली मशीन कहाँ पे पड़ी, ये बैक एंड वाली मशीन कौन सी है। तो जैसे वेरिएबल में हम लोगों ने पढ़ा, इसी तरह हम लोगों ने डिफरेंट जगह पे देखा कि भाई हमें कोई ना कोई इस मशीन की चीज़, कोई ना कोई निशानी याद रखनी पड़ेगी, जिससे हम इस मशीन को डिफाइन कर सकें कि ये वाली मशीन है जिससे हमारी एप्लीकेशन आगे कम्युनिकेट करे। तो वो हमारी मशीन का सर्वर, सॉरी आईपी है। ये जो जितना पोर्शन इस वक्त सिलेक्टेड है ये एक स्पेसिफिक कोड है, आईपी जिसे बोलते हैं। इस आईपी की बेस पर मशीन चेक होती है कि ओके ठीक है, हम इस रीजन में मशीन चेक कर रहे हैं, फलानी फलानी मशीन के ऊपर आपकी एप्लीकेशन पड़ी। तो ये एक हर मशीन के ऊपर, मतलब जब भी आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है, उसको एक यूनिक आईपी असाइन कर दिया जाता है, जिस आईपी के लिहाज से फिर आगे चीज़ें मूव होती हैं। अब आईपी मिल गया। अब जिस तरह मेरे इस लैपटॉप का भी कोई ना कोई आईपी होगा, मेरे इस फ़ोन का भी कोई ना कोई आईपी होगा, इसी तरह हर किसी के लैपटॉप का, हर किसी के फ़ोन का कोई ना कोई आईपी, कोई ना कोई चीज़ें मौजूद हैं। तो अब उन चीज़ों से आईपी तो हमें मिल गया, मशीन पे मिल गई। अब जैसे मेरी मशीन में इस वक्त बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं,
फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है, VS कोड एग्जीक्यूट हो चल रहा है, गूगल क्रोम चल रहा है, ये TL ड्रॉ ड्राइंग एप्लीकेशन चल रही है, बैकएंड पे भी कुछ चल रहे हैं चीज़ें। तो अब इसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज रहा है कि इस मशीन की इस वाली एप्लीकेशन को भेजिए? तो उसे हम बोलते हैं पोर्ट नंबर के थ्रू, जो हमारा कॉलन के बाद वैल्यू है। हमारी जितनी भी मशीन्स हैं वो कैपेबल हैं एक टाइम पे इतनी इतनी एप्लीकेशन चलाने की। ये नंबर चेक कर लेंगे। पोर्ट्स आर देयर इन 553 530। एक कंप्यूटर एक वक्त में इतनी एप्लीकेशन चला सकता है। लेकिन हमारा फ़ोन या हमारा लैपटॉप तो सर 2-3 एप्लीकेशंस के बाद ही हेल्ड हो जाता है। तो उसका मसला ये है कि हमारी एप्लीकेशंस इतनी हैवी हैं कि वो रैम को या हार्ड ख़त्म कर देती हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद। 2-3-5 एप्लीकेशन चलने के बाद वो हमारी रैम ख़त्म हो जाती है। अगर हम किसी ना किसी तरह अनलिमिटेड रैम, अनलिमिटेड हार्ड, अनलिमिटेड GPU ले आए, तो जो एंड होगा ना एप्लीकेशंस का एक सिस्टम के ऊपर, वो ये नंबर, एक सिस्टम की जो इंतहा है वो ये है कि वो इतनी एप्लीकेशन एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इतनी सारी एप्लीकेशन में से हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट देनी है जो इसे प्रोसेस करेगी? तो वो हमें पता चलता है पोर्ट नंबर के थ्रू, क्योंकि हर हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो हर एप्लीकेशन किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर रन हो रही होती है। हर एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर रन हो रही है। तो हमने उसे पोर्ट डिफाइन कर दी 8000 कि भाई हमारी जो भी मशीन है उसके ऊपर 8000 पोर्ट के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है उसको आपने ये रिक्वेस्ट देनी। अब उन रिक्वेस्ट में भी आगे बहुत ऑप्शन मौजूद कि भाई उसी एप्लीकेशन के होम पेज पे रिक्वेस्ट देनी है या उस एप्लीकेशन के ऊपर कहाँ पे हमें रिक्वेस्ट देनी है। जैसे इस एप्लीकेशन ये चल तो रही है, ये इसका एक पोर्शन है जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, फिर नीचे एक ऑप्शन है जहाँ पर हमारा टर्मिनल आ रहा है, फाइल एक्सप्लोरर आ रहा है। तो जैसे हमारी एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है, इसी तरह उस सॉफ्टवेयर के भी डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है। उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन मतलब पहले हमने IP दिया मशीन के लिए, पोर्ट नंबर दिया एप्लीकेशन के लिए, अब हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन का भी कोई पोर्शन फाइंड करो। तो उसके लिए हम लोग बताएंगे उसका राउट स्लैश लॉगिन यानी लॉगिन वाले पोर्शन में जाओ, स्लैश साइन अप यानी साइन अप वाले पोर्शन में जाओ, स्लैश चैट यानी चैट वाले पोर्शन में जाओ। इसी तरह जब हम लोग वेबसाइट को देख रहे होते हैं तो वहां पर अक्सर हमारे पास ये चीज़ें आ रही होती स्लैश के बाद। जैसे अगर हमें गिटहब पे कोई न्यू रेपोजिटरी बनानी है, दैट इज github.com/new। अगर किसी के प्रोफाइल विजिट करनी है तो github.com/profile। नहीं, जैसे मेरा अबू रहरा 127, एवरीबडी हैज हिज यूनिक वन। तो इसी तरह अब हमें भी अपने फास्ट API के सर्वर में ये राउट डिफाइन करने की ज़रूरत है कि भाई मेरे एप्लीकेशन के आगे बहुत हिस्से हो सकते हैं, किस स्पेसिफिक हिस्से पे आए तो ये वाला कोड चलना चाहिए। मतलब किस स्पेसिफिक हिस्से पर आए तो साइनअप वाली लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाए। साइनअप वाली लॉजिक में क्या है कि वो चेक करे कि यूज़र नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, डेटाबेस में सेव करवा दे। एक दफ़ा चेक कर ले कि कोई पहला यूज़र तो नहीं इसी ईमेल से एग्जिस्ट कर रहा। तो अब हमने उसे बता दिया कि जी हम चाहते हैं कि भाई स्लैश पर, स्लैश का मतलब है कि होम पर, जैसे github.com इसका होम बने, ये होम है, आगे स्लैश के बाद दो डिफरेंट आगे। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे होम पेज पर ही दिखा दो जो तुमने दिखा।
तो होम पेज पे आगे हम जाकर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन का सिंटैक्स हम लोगों ने पाइथन में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए जैसे हम लोग कीवर्ड यूज़ करते थे फंक्शन का जावास्क्रिप्ट में, ऐसे ही हम लोग पाइथन में यूज़ करेंगे डिफाइन। फंक्शन का नेम लेट्स से मैं कहता हूँ चेक, और फिर हम यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करें। रिटर्न क्या करेंगे, जो हमें आउटपुट में शो करना। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं जो हमें आउटपुट में शो करना है। वैसे ही हम लोग यहाँ से भी रिटर्न करेंगे। अभी के लिए नेम अबू रहा, और अब मैं इसे बंद करता हूँ और अपने इस सर्वर को रन करता हूँ। अच्छा, अब रन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता है यूवी रन आगे पाइथन फाइल नेम डॉट पी वाई, ये कमांड तो हम लोगों ने देख ली। लेकिन जब हमें फास्ट एपीआई का सर्वर अप करना है तो वो फास्ट एपीआई का सर्वर बनाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का, एक एक्सटर्नल टूल का सहारा लेना पड़ेगा, दैट इज यूनिकॉर्न, यूविकॉर्न। अब यूविकॉर्न ही क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि ये एसिंक्रोनसली एपीआईज को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प आउट करता है, एपीआईज को प्रोसेस करने में। जितने भी पहले थे वो वेब सॉकेट बेस्ड थे, वेब सर्वर बेस्ड थे, WSGI जिन्हें बोलते थे। तो वो सिंक्रोनसली काम करते हैं, एक टाइम पे एक रिक्वेस्ट, ये एक टाइम पे ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कवर कर लेते हैं, इसलिए ये एज कंपेयर टू अदर सर्वर्स फास्ट। अब इसकी डीप डिटेल क्या है ये फिर किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यूविकॉर्न बाकियों से फास्ट इसलिए भी है क्योंकि ये एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट कवर कर लेते हैं। ये वैसे ही है एनपीएम रन। अच्छा, यूविकॉर्न के बाद हमें बताना है कि भाई हमारी फाइल का नेम क्या है। तो यहाँ पे हमारी फाइल का नेम है हेल्प। उस फाइल के अंदर हम लोगों ने जहां पर फास्ट एपीआई के जो इंस्टेंस था उसे कॉल किया, फास्ट एपीआई का इंस्टेंस कॉल किया था, उसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाया था। जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया था कॉलन लगा के उस वेरिएबल का नेम। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर जो जिस सॉफ्टवेयर का सर्वर है वो अप हो जाएगा और एप्लीकेशन चलने लग जाएगी। लेकिन मुझे एक पैरामीटर पास करना है, डैश डैश रीलोड। इसका मतलब है कि अब हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीलोड होता रहे। अब हमें बार बार चेंजेस करके सेव करके हर दफ़ा कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं। पहले क्या था कि जब भी हम लोग चेंजेस करते थे वो चेक करने के लिए हमें दोबारा से कमांड चलानी पड़ी हर दफ़ा। रीलोड का मतलब है जैसे मैंने चेंजेस करके सेव किया ये ऑटोमेटिकली रीलोड करते। ये कमांड मैंने एग्जीक्यूट की। एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट, जो मैंने डाटा रिटर्न किया। अब मैं इसी को, ये वाला यूआरएल कॉपी किया, पोस्टमैन पे गया, यूआरएल लिखा, सेंड, रिस्पॉन्स आ गया। अब यहाँ पे जो भी हमें रिस्पॉन्स करना है यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन के अंदर सारे लॉजिक लिख देंगे। लॉजिक में क्या होगा कि हम डेटाबेस को क्वेरी कर रहे हैं, या हमें कोई पेमेंट वेरीफाई करनी है कि हुई नहीं हुई, या हमें कोई ओपन एआई की लाइब्रेरी को या एसडीके को कॉल करना है, वो सारा का सारा काम हम इस फंक्शन में करेंगे और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसे सेंड कर
अच्छा, अभी ये जो सर नवीद करवा के गए कि अगर हमें ओपन एआई को कॉल करना है अपनी लाइब्रेरी, अपनी एपीआई में से, तो वो हम कैसे करेंगे? वो कॉल करने के लिए हम लोग एक, जैसे हम लोगों ने लैंगचन इंपोर्ट किया, लैंगचन गूगल जेनाई को इंपोर्ट किया, गूगल जनरेटिव एआई को इंपोर्ट किया लैंगचन गूगल जेन एआई से, और ईएनवी को लोड किया। ईएनवी को लोड करने के बाद वो सारे वेरिएबल्स लोड करके हमने यहाँ पर मेंशन किए, और उसके बाद हम लोगों ने एक राउट बनाया गेट स्लैश चैट का, कि अब स्लैश चैट वाले पोर्शन में हमारा जाके ये वाला काम होगा। कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा कि ये प्रॉम्प्ट और एलएलएम की जो एपीआई है वो इन्वोक होगी, और हमें रिस्पांस मिलेगा, और रिस्पांस हमें नीचे रिटर्न कर दिए ताकि हम उसे प्रिंट करवा दें। ये गिटहब रेपो वाली आप में अपलोड हो जाएगा, यहाँ उसी में मैं कोड करना शुरू कर दिया, बैच 60 एआई एजेंट्स के नाम से, सारा वहीं पे। रेपोजिटरी के डिफरेंस है, और रेपोजिटरी का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। रेपोजिटरी पब्लिक है दोनों। आपका बैच 65 था, बैच 65 के नाम से मेरे को रेपो थी पहले आपकी गिटहब पे, और अगर नहीं थी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा बैच 60 व्हाट्सएप ग्रुप में आपके आ जाएगा लिंक 65 वाला। कल के अगले दिन हो यूवी रन यूवी कॉन हेलो ऐप। अच्छा, हेलो का मतलब जो भी हमारा फाइल का नेम, हेलो मेन भी हो सकता है, कोई भी नाम रख सकते हैं ना हम अपनी तो जो भी हमने फाइल का नेम रखा है वो फाइल का नेम आ जाए। फिर उसके बाद जब हमने फास्ट एपीआई का इंस्टेंस कॉल किया, उसे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया, उस वेरिएबल का नेम हेलो कॉलन मेन कॉलन ऐप, मेन कॉलन मेन, इस तरह से वो डिफरेंट हो सकता है। रीलोड का मतलब है कि जैसे ही हम कोई चेंजेस करेंगे वो सेव हो जाए। अच्छा, अब ऐसे इसे मैंने रिफ्रेश किया तो वो कह रहे डिटेल नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि स्लैश के ऊपर हम लोगों ने कोई लॉजिक लगाई ही नहीं। फास्ट एपीआई को यूज़ करने का एक तो जो हमें फ़ायदा था वो ये था कि डॉक्स बड़ी इजीली जनरेट कर देते। जैसे ही मैंने स्लैश डॉक्स किया, इसने मुझे उसकी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके दी। डॉक्यूमेंटेशन में क्या जनरेट किया कि बाय डिफ़ॉल्ट राउट क्या है इसका, स्लैश चैट, एपीआई की टाइप क्या है, गेट। इसे मैं ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से आई हैव headache due to over use of screen। लोडिंग हुई, सारा कुछ हुआ, और रिस्पॉन्स हेलो आई एम सॉरी टू हेयर यू हैव अ हेडेक ड्यू टू सॉरी फ्रॉम स्क्रीन ओवर यूज, ट्राई अपडेट फॉर 30 मिनट और सो, लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन, फोकस, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कंसीडर ब्लू लाइट ग्लासेस एंड सो ऑन। उसने मुझे वो जो भी रिस्पॉन्स देना था वो ओपन एआई ने जनरेट, सॉरी जेमिनाई ने जनरेट करके दिया, वो यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया। और अब यही अगर हमें वेबसाइट इतनी ही खुद बनानी पड़ती, डॉक्यूमेंटेशन, तो सबसे पहले तो हमें एक इनपुट बनानी पड़ती, फिर उस इनपुट में हम लोग डाटा लेते, फिर वो किसी वेरिएबल में स्टोर होता, फिर हम लोग बैकएंड को सेंड करते, फिर वहाँ से एपीआई कॉल जाती, और जो रिस्पॉन्स आता है फिर इसी तरह से फिर वो हमारे बैकएंड में आता है, बैकएंड से हम फ्रंट एंड पे भेजते, फ्रंट एंड पे फिर हम लोग ये डिस्प्ले करवाते। वो आपने बनाया था जब आप इनपुट ले रहे थे, वो थी टर्मिनल की इनपुट। अब हमने कहीं पे भी इनपुट का फंक्शन यूज नहीं किया हुआ। बिल्कुल। अब रिक्वेस्ट कब आएगी, मैं आपको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ।
कि हमारी एप्लीकेशन वर्क कैसे करती हैं, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई कि नेक्स्ट जेएस ये हमारे मतलब अभी यहाँ पे कहीं एपीआई तो मुझे इन्वोक हुई नहीं नज़र आई, लेकिन ये हमारा एक बटन का टैग है जो हम लोग जब नेक्स्ट जेएस या एचटीएमएल सीएसएस जिन्होंने पढ़ी है उन्हें आइडिया कि ये एक बटन, जैसे हम लोगों ने बटन पढ़े थे स्ट्रीमलिट में, एस एल डॉट बटन के नाम से मेरे ख्याल इसकी थी, एस टी डॉट बटन। अच्छा, एस टी डॉट बटन था, तो उसके ऊपर जब हम ऑन क्लिक लगाएंगे तो ऑन क्लिक के ऊपर हम इस तरह एक पूरा फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम उस एपीआई को कॉल करेंगे। जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो बैकएंड पर वो एपीआई कॉल हो जाए। बटन बटन के ऊपर बटन की टाइप होगी, यहाँ पर बटन की टाइप सबमिट है, और हमने यहाँ पे फॉर्म में कहीं लिखा होगा ऑन सबमिट। मैं आपको दिखाता हूँ। वेयर इज फॉर्म ऑन सबमिट फॉर्मेट। फॉर्मेट में अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा हैंडल सबमिट, वो कॉल कर दो, उसे हम लोग कॉल कर लेंगे। फॉर्मेट हमें कहाँ पे मिल रही है, यूजर प्रोडक्ट्स में। ऑन सबमिट सारा कुछ चेक करने के बाद वो एक फंक्शन कॉल कर रहा है, उस फंक्शन में हम लोगों ने आगे एपीआई कॉल की हुई होगी। फॉर्म डाटा ये इमेज अपलोड की और एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स। तो आगे फिर ये एपीआई जब कॉल हो रही है तो फिर वो फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होने के बाद आगे लॉजिक चल डिप्लॉय करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं डिप्लॉय, लेकिन लोकल सर्वर पे भी हम लोग, जैसे अब हमारा लोकल सर्वर है, हमने पोस्टमैन पे भी चला के देख लिए। और अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ, नॉट फाउंड स्लैश चैट, टाइप मिसिंग है, क्वेरी और भाई मिसिंग है, तो क्या मिसिंग है, ये इनपुट मिसिंग। अब इसके लिए हमें ये वाला यूआरएल पास करना है। अगर मैं ये वाला यूआरएल पास करता हूँ यहाँ पर, अब क्वेरी क्या है, क्वेरी के मसले मसाइल क्या हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए
अब उसने अपना रिस्पॉन्स चेंज कर दिया, लेट्स ट्राई 20-20 रूल्स एवरी 20 मिनट, लुक एट समथिंग फीट अवे फॉर 20 सेकेंड्स। पहले उसने कहा था 30 मिनट का ब्रेक लो और पानी वगैरह पियो। इसको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। बाज़ हम लोग दोनों को सेम सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं, बाज़ अलग अलग पर, तो ये आगे जाके डिपेंड करता है क्या बिल्ड किया है। ये क्या चीज़ें होंगी, ये हमें इसकी अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये यूआरएल के अंदर क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, आई हैव एडेड, सॉरी आई हैव अ हेडेक ड्यू टू ओवर यूज ऑफ स्क्रीन। अब जो इनके दरमियान में स्पेस आ रही है ना, यूआरएल में स्पेस नहीं होती, यूआरएल में उसकी जगह पर %20 लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हेडेक के बाद ड्यू है, अगर हम इसको छोड़ दें हेडेक स्पेस ड्यू, यूआरएल में स्पेस नहीं आती। जी जी, एस का ही कोड वाला ही कुछ इसी तरह का ही है। इसे इनकोड कर दिया जाता है इस पे। अगर हम क्लिक करेंगे ओपन एपीआई डॉट जेसन पे, तो जितनी मैंने फास्ट एपीआई अभी तक बनाई है उसका ओपन एपीआई जेसन स्पेसिफिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? जी जी, कर सकते हैं। बैकएंड डेवलपर की अलग जॉब्स भी आती हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट फास्ट एपीआई नहीं बोलेंगे, उसे बैकएंड बोलेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई एक आ गया तो आप बाकी भी कर लोगे, फ्लास्क और ये सारी चीज़ें भी कर लोगे, इतना टच नहीं। HTML नहीं नहीं, ये तो बैकएंड पे होगी ना सारी चीज़, फास्ट एपीआई सारी बैकएंड हो जाएगी। सारा कुछ हो जाएगा, वो आगे आके हम लोग करेंगे। पूरा सर्वर बनाएंगे, लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, साइन अप सिस्टम बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन बनाएंगे, ऑथराइजेशन बनाएंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि फास्ट एपीआई है क्या, और बस इसे ऑन कर दिया किसी ना किसी तरह, हेलो वर्ल्ड कर दिया। जैसे हमने पहले दिन अपनी पाइथन का प्रिंट का फंक्शन पढ़ा था ना सिर्फ, इसी तरह आज फास्ट एपीआई का प्रिंट का फंक्शन है। क्लियर? ये कोई क्वेश्चन? ये ऊपर से गुजर गया।